अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 वेव्स। वेव्स का टॉपिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 में है। चैप्टर नंबर 8 में आपने क्या नहीं पढ़ना, इसमें स्पीड ऑफ साउंड का आर्टिकल सिलेबस में शामिल नहीं है। यूएचएस के सिलेबस में स्पीड ऑफ साउंड को छोड़ दीजिए। इसी तरह से इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एट्सेट्रा, डेंसिटी, प्रेशर, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इनको आपने नहीं पढ़ना। इसी तरह बीट्स का टॉपिक सिलेबस में शामिल नहीं है। वेव्स को आपने पढ़ना है, वेव्स की टाइप्स को हमने पढ़ना है और स्टेशनरी वेव्स को डिटेल से पढ़ना है और इसी तरह से डॉपलर इफेक्ट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेशनरी वेव्स एंड डॉपलर इफेक्ट। तो स्टेशनरी वेव्स और डॉपलर इफेक्ट में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। तो ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर वेव से। आपने वेव्स को अपनी डेली लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बल्कि ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी आवाज़ आप तक भी वेव्स के थ्रू आ रही है। इसी तरह वेव्स प्रोड्यूस करवाने के लिए भी मीडियम की ज़रूरत है। जैसे मेरे वोकल कॉर्ड्स ये वेव साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बोलते वक्त यहाँ पर हाथ रख के देखिएगा, आपको वाइब्रेशन फील होगी। ठीक हो गया। इस तरह से अगर आप एक सिग्नल पे रुके हैं तो सिग्नल से लाइट आप तक ट्रांसमिट हो रही है वेव्स की शक्ल में। इस तरह से जो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। मोबाइल फोन्स आजकल हर किसी के पास है, तो मोबाइल फोन का कनेक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह से है, थ्रू वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये रोल प्ले करती हैं। और इसी तरह से अगर आप वेव्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, अगर आप ठहरे हुए पानी में किसी पूल में आप एक पेबल, एक स्टोन गिराते हैं तो उसमें भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये वेव्स किस तरह की होती हैं, इससे पहले हम इसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। वेव इज एन ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, ये ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है दैट ट्रेवल्स, यानी एक ऑसिलेशन जब ट्रेवल करती है या वाइब्रेशन ट्रेवल करती है तो उसको हम कहते हैं वेव। वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ओके, प्रोड्यूस इन अ मीडियम बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम। या एक ही मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह वेव ट्रांसफर हो सकती है, किसके थ्रू, मीडियम्स की, सॉरी मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के थ्रू। वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते होते हैं कि सर वेव कैन ट्रांसफर मोमेंटम, लेकिन मटेरियल को मैस को ट्रांसफर नहीं करती। तो मोमेंटम तो मैस और वेलोसिटी से मिलके बना है। वेव के पास वेलोसिटी भी है तो मटेरियल पार्टिकल मीडियम भी होना चाहिए, मैस भी होना चाहिए, तो तभी मोमेंटम बनेगा ना। इसका मतलब अगर मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो फिर मैस भी ट्रांसफर होना चाहिए, वेलोसिटी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। बेटे इस फार्मूले से हट के ज़रा मोमेंटम की डेफिनेशन को जहन में लाओ। तो मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ये ट्रांसफर होती है, मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। क्वांटिटी ऑफ मोशन एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर आप डी ब्रोगली का एक फार्मूला देखें तो वहाँ पर मोमेंटम का फार्मूला h/λ। इसमें भी मोमेंटम के फार्मूला में मैस नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैस ट्रैवल करेगा तो मोमेंटम ट्रैवल करेगा। मैस नहीं बल्कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन ने इफेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया तो वो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। तो ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये उनके स्टेप्स हैं। वेव जो है ये जैसे ये एक बॉल है, इसको हम डिप करते हैं वाटर में तो ये पानी को वो क्या करेगा, रेज करेगा और ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये वेव को इनिशिएट किया जा रहा है, वेव्स प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। वेव आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। दीवार के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच कर दें और अपने हाथ से दूसरी तरफ एक जर्क दें। एक जर्क देंगे तो वेव मीडियम में उस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी। आप एक काम करें, उसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स बना दें, किसी मार्कर के साथ कलर्स बना दें। आप देखेंगे कि ये डॉट्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे और ये ट्रैवल नहीं करेंगे, जबकि आप देखेंगे कि आपको लगेगा जैसे रस्सी आगे
ट्रैवल कर रही है। वो जो लगेगा वो एक्चुअली होता नहीं है, लगता ऐसे है जैसे वो ट्रैवल कर रही है। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग अलोंग अ मीडियम एज वेल एज इन अ वैक्यूम। आप सोच रहे होंगे वैक्यूम में तो कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस किस में होती है? एक्चुअली वैक्यूम में एक वेव ट्रैवल करती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो डिस्टर्बेंस हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, और ये वेरी करते करते एक से दूसरे में कन्वर्ट होते होते ये ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं। सो एनर्जी ट्रांसमिशन जो है वेव्स की ये कैसे होती है? विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, तो ये स्लैब है एक, इसको हम गिराते हैं तो ये देखें कॉन्टिन्यूसली ये क्या होता है, ये जो डिस्टर्बेंस है वो आगे ट्रैवल होती है, लेकिन ये मीडियम ट्रैवल नहीं होता, ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रही है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रैवल हो रही है, या यूं कह लें एनर्जी ट्रैवल हो रही है, एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। सो वाटर वेव्स मूव टू द शोर, ये भी वही बात है कि बट वाटर डज नॉट फाइल अप इन द शोर। इस तरह ये भी एग्जांपल है उसकी कि मटेरियल मीडियम ट्रैवल नहीं करता, ये भी एग्जांपल है मटेरियल मीडियम ट्रैवल नहीं करता। क्या ट्रैवल करती है? एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी जो है ये एम्पलीट्यूड के बढ़ने से बढ़ जाती है, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है और इस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी के अलावा एक और टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया या पावर ओवर एरिया। सो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्केयर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी इंटेंसिटी उस वेव की ज़्यादा होगी। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो इंटेंसिटी होगी 4 टाइम्स। ठीक हो गया? तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, दिस इज नॉट एरिया, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन से एक्सट्रीम तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब हम टाइप्स किसकी बेस के ऊपर? नेचर और डायरेक्शन की बेस के ऊपर हम टाइप्स को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। ओके, नेचर एंड डायरेक्शन। अगर हम वेव्स को बेसिक टाइप्स में डिवाइड करें तो हैं 3। मैकेनिकल वेव्स, दे रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं करती। विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड दे प्रोपगेट बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स वेव इन अ स्ट्रिंग साउंड वेव्स। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया? इस तरह से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड दे प्रोपगेट बाय द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ये चैप्टर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाके ये। और चैप्टर नंबर 16 में ये आपने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहाँ पर जाके इसकी डिटेल को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद है एक और टाइप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशन होती है ये परपेंडिकुलर होती है टू द ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये भी ऑसिलेट कर रहा होता है, ये भी ऑसिलेट करता है, तो ये दोनों की ऑसिलेशन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। जैसे ये सपोज इलेक्ट्रिक है और ये मैग्नेटिक है, अगर इलेक्ट्रिक इस तरह से ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक इस तरह से ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, ये ऐसे और मैग्नेटिक इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों की ऑसिलेशन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों की ऑसिलेशन आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो तीसरी चीज़ आ जाती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी जिस तरफ को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन जो होती है वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होती है।
परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होता है। आप परेशान ना होना कि ये उल्टा टी डाल रहे हैं और साथ आर लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फील्ड्स। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए आपको 3D सरफेस में जाना होगा, 3D स्फीयर में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एक और टाइप है वेव्स की, दैट इज मैटर वेव्स। मैटर वेव्स का एक और नाम भी है डी ब्रॉगली वेव्स, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली ने पता क्यों इसका कॉन्सेप्ट दिया? डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि जब प्लैंक ने ये कहा था, मैक्स प्लैंक ने, कि लाइट की पार्टिकल नेचर भी है, तो इसने सोचा कि लाइट एक वेव है, क्योंकि लाइट स्टार्ट में वेव ही समझी जाती थी, बल्कि लाइट की वेव नेचर है। हाइजेंस ने ये कहा था कि लाइट वेव है, और मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि लाइट कैन बिहेव लाइक पार्टिकल, क्योंकि उसने ये थ्योरी दी थी। तो फिर डी ब्रॉगली ने सोचा कि लाइट वेव होने के बावजूद पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो फिर हर पार्टिकल होने के बावजूद वेव की तरह बिहेव कर सकता है। यानी ये थ्योरी उसके बाद की थ्योरी है, ठीक हो गया। तो डी ब्रॉगली के मुताबिक हर मूविंग पार्टिकल के पास वेव की तरह का बिहेवियर होता है। अब हर मूविंग पार्टिकल का जो वेव नेचर है, वेव बिहेवियर है, क्या हम स्टडी कर सकते हैं। ये फार्मूला हमें बताता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर तो मैस बहुत कम है तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, ठीक है, और अगर वेलोसिटी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो ये इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी हो। अब जितना स्मॉल मैस होगा उतनी बड़ी वेवलेंथ होगी। तो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ये वेवलेंथ कंसिडरेबल होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव। इसकी ये थ्योरी का प्रैक्टिकल ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स बट दे कैन बिहेव लाइक वेव, और उस वेव की नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी, ठीक हो गया। तो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। अब एक और बात याद रख लीजिए, मैटर वेव के साथ मैंने चार्ज का लफ्ज नहीं बोला। ये पॉइंटर है, ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके साथ भी वेव है, लेकिन वो वेव इतनी स्मॉल होती है। जैसे आपकी बुक में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, एक बॉल है वो मूव कर रही है, तो उसके साथ क्या कोई वेवलेंथ एसोसिएट है, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 10⁻⁻34। इतनी कम वैल्यू थी कि वो कंसिडरेबल ही नहीं थी। अच्छा, तो बता रहा था मैं आपको कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, चाहे वो मूविंग पार्टिकल चार्ज्ड हो, चाहे वो मूविंग पार्टिकल न्यूट्रल क्यों ना हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोग्रेसिव वेव्स किनको कहते हैं? प्रोग्रेसिव से लफ्ज से पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव का मतलब है जो प्रोग्रेस करे, जो मूव करे आगे, ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र करे एनर्जी को सोर्स, यानी जहाँ से डिस्टर्ब किया वहाँ से आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनकी तरतीब जहन में रखनी है। गैमा रेज यहाँ बल्कि बनी है, गैमा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इस तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। आप चेक कर लें, गैमा रेज की वेवलेंथ शॉर्टर है, उसके बाद एक्सरेज की वेवलेंथ थोड़ी बड़ी हो गई, 10⁻⁻10 की रेंज में है, ऑर्डर में है, और 10⁻⁸ में ये और बड़ी वैल्यू है, और ये उससे बड़ी वैल्यू है विजिबल रेंज में, और ये उससे बड़ी वैल्यू है। विजिबल रेंज माइक्रो में होती है 10⁻⁻6 में, इंफ्रारेड 10⁻2 और 10⁻3 ये बड़ी वैल्यू है किसकी? रेडियो वेव्स की। लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इधर को जाएं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यूज़ हमारी बुक में चैप्टर नंबर 19 में भी हैं, हमें इनको जहन में रखना है।
क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन, यानी अब सिर्फ डायरेक्शन की बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। पहले हमने जो क्लासिफिकेशन की वेव्स की नेचर एंड डायरेक्शन की बेस पे बात की, अब मैं सिर्फ डायरेक्शन की बेस पे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसफर का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि ट्रांसवर्स का मतलब मैकेनिकल नहीं होता, ट्रांसफर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब ये कोई भी वेव हो सकती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ट्रांसवर्स है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर ट्रांसवर्स। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उनकी नेचर ट्रांसवर्स नेचर होती है। ये हमें कैसे पता चला, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिससे हमें पता चला, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन से ये हमें पता चला कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सो ट्रांसवर्स कैन बी मैकेनिकल, ये मैकेनिकल भी तो हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलरली, यानी जैसे ये है तो ये वेव है और ये इस तरह से ये मूव कर रही है, ये है उसकी डायरेक्शन, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन है जनाब ये सोर्स मूव अप एंड डाउन। अगर आप एक स्ट्रिंग को एक तरफ से बांधने और इस तरफ से अगर उसको आप झरक देते हैं, आप यूं करते हैं, ये मेरे हाथ को देखें, आप यूं करते हैं, यानी सोर्स की मोशन किस तरह से है, परपेंडिकुलर, और वेव इस तरफ को जा रही है, दे आर परपेंडिकुलर। ओके, इसी तरह से इससे क्या क्या बनते हैं, हिल्स एंड वैलीज। हिल्स क्या है, क्रेस्ट, और ये हैं ट्रॉफ्स। हिल्स और ट्रॉफ्स की बात करते हैं, अभी वैलीज की बात करते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल। अब लॉन्गिट्यूडनल का एक और नाम भी होता है, दे आर कंप्रेशनल, इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, लिख लेना आप खुद ही, कंप्रेशनल वेव्स। ठीक हो गया। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे एक स्लिंकी है तो आप इसको यूं करेंगे सिर्फ, ठीक है, स्लिंकी में वेव इसी तरफ को मूव कर रही है और आप इसको यूं ही मूव कर रहे हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड दे आर मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सारी की सारी मैकेनिकल होती हैं, ऑल आर मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इसमें कंप्रेशंस होते हैं और क्या होते हैं, रेरफैक्शंस। ओके, ट्रांसवर्स पल्स और लॉन्गिट्यूडनल पल्स प्रोड्यूस करवाई जा सकती है किसमें, स्लिंकी। ये एक स्प्रिंग है जिसका के स्मॉल होता है और ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्लिंकी वाज इन्वेंटेड इन 1945 बाय रिचर्ड जेम्स। उसने क्या किया, दोनों तरह की वेव्स इसमें प्रोड्यूस करवा दी। इसमें ज़रा गौर से देखिए कि इसको इस तरफ को, इसकी मोशन ये है इस तरफ को और इस तरफ को, जबकि प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या हो रहा है, इसकी मोशन ये है और वो भी इसको स्लिंकी को इस तरह मूव करवा रहा है और उसमें वेव्स ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होते हुए आगे जा रही हैं। तो ये कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और ये कौन सी हैं, ट्रांसवर्स। ठीक हो गया। सो अ डिस्टर्बेंस, अच्छा व्हाट इज पल्स, अ डिस्टर्बेंस आर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इन मीडियम, a disturbance of short duration, a disturbance of short duration in a medium usually seen at the crest or trough of a wave। जैसे ये एक पल्स है, इस तरह यहाँ पर भी एक पल्स प्रोड्यूस हुई है। अगर हम मुसलसल पल्स प्रोड्यूस करें तो वो वेव बन जाती है और उसको कहते हैं पीरियोडिक वेव। एनाटमी ऑफ अ वेव, ये एनाटमी एक सब्जेक्ट भी आएगा इंशाल्लाह ताला आपका MBBS में, और ये पता चलाएगा आपको, लग पता जाएगा आपको कि ऐसी मुश्किल थी कि MBBS मुश्किल है। मैं डरा नहीं रहा आपको, ये बता रहा हूँ कि आपको आपका एडमिशन होने के बाद भी आपको स्ट्रगल करनी होगी।
स्ट्रगल, जिंदगी में मुसलसल स्ट्रगल करना पड़ती है बेटे। पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट, ये ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी है। ये क्रेस्ट रफ की जो टर्म है ये किसके साथ एसोसिएट है? ट्रांसवर्स वेव के साथ, ठीक है। अ क्रस्ट इज द हाई पॉइंट ऑफ द वेव, अ ट्रफ इज द लो पॉइंट ऑफ द वेव, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। मैनी ऑफ द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब वेव मोशंस कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये देखिए ये क्रस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे ना ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं, ये भी याद रख लीजिए। यानी सरफेस ऑफ वाटर पे ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स सरफेस पे ही होती हैं, ये इनसाइड द वाटर नहीं होती। वेव मोशन कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेव, ओके सॉरी, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट, ठीक है, आपके सामने है। और इनके बीच में जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट के दरमियान ये भी क्रस्ट और ये भी क्रस्ट, दिस इज लैम्डा, और ये ट्रफ है और ये ट्रफ है, दो ट्रफ के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा है। और अगर आप एक क्रस्ट को देखें और एक ट्रफ को, ये ले एक ट्रफ है, सो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज लैम्डा बाय 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर। अच्छा ये याद रखिएगा बेटे कि ये सारे को क्रस्ट बोल सकते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है। यानी अगर इसका आप ये पॉइंट लेना चाहते हैं तो इस तरफ से भी यही पॉइंट लेना पड़ेगा, तब इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर वेव इज द मैक्सिमम हाइट द वेव राइजेज अबव द लेवल सरफेस, ये वही बात है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, यानी मीन से हाईएस्ट पोजीशन तक ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक हो गया। अब पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशन, रेरफेक्शन। कंप्रेशन पे क्या होता है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर। A region where the coils are pressed together, pressed से समझ जाए यहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे ये कंप्रेशन है, जैसे ये कंप्रेशन, तो कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा होगा। इसी तरह से रेरफेक्शन और रेरफेक्शन के दरमियान भी डिस्टेंस होगा लैम्डा। अगर आप एक रेरफेक्शन और एक कंप्रेशन के दरमियान के डिस्टेंस की बात करें तो वो होगा हाफ लैम्डा। स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना लेना है आपने? वन वेवलेंथ। वन वेवलेंथ को वन वेव भी कहा जा सकता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर वेवलेंथ लेंगे तो टाइम कितना होगा? टाइम पीरियड के इक्वल। और वेवलेंथ को हम लिख देते हैं लैम्डा और इसको लेंगे टी, सो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप इस फार्मूले को इस तरह से ध्यान में रखिए, ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर आप लैम्डा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लैम्डा आएगा v ओवर एफ, यानी इसकी रेशो। और अगर आप चाहते हैं फ्रीक्वेंसी तो v ओवर लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो ये जो फार्मूला स्पीड का, ये वेलोसिटी किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर। अभी मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा दूँ, ये बात आप पढ़ लीजिए इससे पहले कि मैं ये बात इसकी तरफ जाऊँ। ये एक बात आपको समझा दूँ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो ये कांस्टेंट रहेगी। जब ये कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगी। अगर v बढ़ेगी तो लैम्डा भी बढ़ेगा, और अगर v कम होगा तो लैम्डा भी कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। फॉर एग्जांपल एक वेव
एयर से वाटर में जा रही है, एक वेव वाटर से ग्लास में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम के चेंज होने से किस ने चेंज नहीं होना, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन याद रखना है अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, ये अभी ही बता देता हूँ मैं आपको कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर यानी एयर है और ये है वाटर, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है और वेवलेंथ भी बढ़ जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अलावा आप अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी लाइट की बात कर लो, सिंपली लाइट कह लो। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, यानी एयर से वाटर में जा रही है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और अल्टीमेटली वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा तो समझ ही गए होंगे मतलब क्या है, कि अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही हैं तो क्या होगा, अब ये इसको आप अंडरस्टैंड कर जाएं, तो ये याद रखने वाली बात है, इसको जहन में रखना आपने। ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट प्रोपेगेट इन अ गैस और लिक्विड बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग मोशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अच्छा, ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल के लिए बात हो रही है स्पेशली, कि ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जो होती है ये लिक्विड और गैसेस में ट्रैवल नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन गैस में यानी एयर में वो ट्रैवल करती है। ठीक है ना, जैसे सन से लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में आ रही है, हम तक पहुंच रही है, लेकिन जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो गैस में और लिक्विड में प्रोड्यूस नहीं होती। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो तो और तेज हो जाती हैं जब वो गैस से लिक्विड में जाएं और लिक्विड से वो सॉलिड में जाएं। ठीक है, तो इन फ्लूइड ट्रांसवर्स वेव डाई आउट वेरी क्विकली, यानी ट्रांसवर्स वेव फ्लूइड में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लाइट जब वाटर में जाती है ना, ट्रैवल करती है या किसी लिक्विड में, तो लाइट थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ख़त्म हो जाती है। इसलिए लिक्विड्स में हम अगर कोई ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प नहीं लेंगे। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे कैन नॉट ट्रैवल इन लिक्विड्स लाइक वाटर। ठीक हो गया। द सोर्स ऑफ पीरियोडिक वेव इज अ पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग बॉडी। ओके, ये तो बात सिंपल थी। और आगे ये देखिए क्या है, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि जो ट्रांसवर्स फेज को पढ़ने से पहले ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं, चलें कहीं जगह मिल ही जाएगी, इधर ही आ जाएं। ट्रांसवर्स फेज को अभी ना पढ़ें, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए किसी मीडियम में अगर हम बात करते हैं, इन सॉलिड्स चलें कह लें, ठीक है, तो सॉलिड्स में जैसे स्ट्रिंग में है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है F/m, या हम लिख सकते हैं FL/m। इसका मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स, ठीक हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फार्मूला है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू E/ρ। E इलास्टिक मॉडुलस, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है γ P/ρ। ये है एयर में,
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब अगर हम बात करें इनकी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में स्पीड और कम हो जाती है और गैसेज में स्पीड कम हो